हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने जो है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसमें आपस में रिलेशन क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर 1 में देख लिया है। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। ठीक है ना, मतलब लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। और हम लोग वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक लाइन का इक्वेशन कब निकाला जा सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए देखिए दो कंडीशंस हैं। अगर मान लीजिए कि एक लाइन मैं आपको दे दूं और मैं कह दूं कि इस पे एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, चलिए ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है। तो क्या इस लाइन का इक्वेशन यूनिकली निकाला जा सकता है? क्या ये अकेली ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट से पास होगी? आंसर होगा नहीं, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस होगी। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग यूनिकली इस लाइन का इक्वेशन निकाल नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पे कुछ और कंडीशन की जरूरत है। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इस वेक्टर बी के पैरेलल है, इस वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, तो क्या अब ऐसी एक ही लाइन होगी स्पेस में जो पॉइंट ए से पास होती हो और वेक्टर बी के पैरेलल हो? जवाब आएगा हाँ। ठीक है। तो देखिए, ये दोनों कंडीशन जब मैं अलग अलग दूंगा आपको, तो यहाँ से आप लाइन का इक्वेशन यूनिकली निकाल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लाइन एल का इक्वेशन निकालना और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, बस मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूं, तो ऐसी तो बहुत सारे लाइन हो सकती हैं जो वेक्टर बी के क्या हो, पैरेलल हो। तो एक यूनिक लाइन आप पता नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं सिर्फ कह दूं कि वो लाइन जो है वो पॉइंट ए से पास होती है ना, वो लाइन क्या होती है, पॉइंट ए से पास होती है, तो ऐसे तो बहुत सारे लाइंस हैं जो पॉइंट ए से क्या होती है, पास होती है ना। इनफाइनाइट लाइंस आर देयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट से पास होती हैं। तो सिर्फ अकेले अगर इतनी कंडीशन दे दी जाए तो आप लाइन का इक्वेशन यूनिकली निकाल नहीं पाएंगे। अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दूं कि इस पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना ए है, और इसके साथ ही साथ ये वेक्टर एल के क्या है, पैरेलल है, वेक्टर एल के पैरेलल है, तो अब सिर्फ आप देखिए ऐसी सिर्फ एक ही लाइन होगी। क्योंकि अगर आप दूसरी लाइन खोजने जाएंगे, मान लीजिए ये लाइन आप खोजते हैं कि चलिए वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ये पॉइंट ए से पास नहीं होगी। अगर आप दूसरी लाइन खोज लेते हैं कि अगर वो पॉइंट ए से पास होती हो, मान लीजिए इस तरीके से खोज लेते हैं पॉइंट ए से पास होती हो, तो वेक्टर बी के पैरेलल नहीं होगी। तो इसलिए एक कंडीशन तो ये है कि जब हम लाइन का इक्वेशन यूनिकली निकाल पाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वो किस पॉइंट से, उस पर एक पॉइंट मुझे पता लग जाए कि वो किस पॉइंट से पास होती है, और उसका डायरेक्शन पता लग जाए। डायरेक्शन का मतलब किस वेक्टर को पैरेलल है। अगर ये दो बातें पता लग जाए तो हम लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस लाइन पे हमको जो है ना दो पॉइंट मिल जाए। उस लाइन पे अगर हमको दो पॉइंट मिल जाए तो भी हम लाइन का इक्वेशन यूनिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हमेशा एक ही लाइन पास हो सकती है ना। तो अगर हम लोग दो पॉइंट बता दें आपको इस पे x1 y1 z1 x2 y2 z2, मैं कह दूं कि इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन यूनिक होगी, एक ही लाइन होगी। ठीक है ना। तो यही दो कंडीशन है जिसमें हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तीसरी और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन किस तरीके की है, मैं एक फिगर बना के समझाता हूँ आपको। यहाँ पे तो लाइन एल है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट मुझे पता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखिए, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म डील कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म डील कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म डील कर रहे हैं। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इस पे एक पॉइंट पता है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए है। ठीक है। और ये लाइन हमारी जो है वो वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन हमारी वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। अब देखिए, हमको जब भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूँ, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैं पी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहीं पे ओरिजिन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ओरिजिन से मैं अगर इसको ए को ज्वाइन करवाऊँ, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ओ ए जो हमारा आ गया, ओ ए हमारा कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है। और जो यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम लोग किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ठीक है ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, हमेशा आर से लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने की क्या जरूरत है। आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप इस लाइन पे कहीं भी कोई एक पॉइंट चूज करिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट। और आर्बिट्रेरी पॉइंट का
पोजीशन वेक्टर आर लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट लेना हो, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा हम लोग एक्स वाई जेड लेते हैं। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट की यहाँ पे क्या जरूरत है, देखिए जो लाइन का इक्वेशन आएगा ना, लाइन का इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में आएगा। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जब उसको हम आपस में रिलेट करते हैं तो ही लाइन का इक्वेशन निकल के आता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन स्टेब्लिश करना ही, इस लाइन पे जो कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें तो उसमें जो हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं उससे जो इक्वेशन निकल के आता है उसी को लाइन का इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं कह दूं कि जो हमारा एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर को फिगर में आप ध्यान से देखिए, एपी वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एपी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं आपस में तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, स्केलर टाइम्स होता है। मतलब हम उसको लिखते कैसे हैं, एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी, एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा इज सम रियल नंबर या कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, लैम्डा इज सम रियल नंबर। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एपी, एपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ता है। जैसे मान लो एपी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ओपी माइनस ओ ए लिखेंगे। ठीक है ना, और ओपी वेक्टर हमारा कितना है, आर वेक्टर है। ओपी वेक्टर हमारा कितना है, आर है। ठीक है ना, और ओ ए वेक्टर हमारा कितना है, ए है। ठीक है, तो ये एपी जो वेक्टर है वो कितना आ गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में, आर माइनस ए। तो यहाँ पे ये आ गया आर माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बी आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग ए को उधर भेजें तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये हमारा क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, हमारा वेक्टर फॉर्म में लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। ठीक है ना, लाइन लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसी को हम लोग किस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, अब इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे या कार्टेशियन फॉर्म में, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे लाइन का इक्वेशन। हमेशा किसी भी 3D में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो दो फॉर्म होता है, एक वेक्टर फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में करना कुछ नहीं है। देखिए अब वही फिगर हम मैं ऐसे बना देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट है, तो उस वहां पे आपने क्या लिखा था, इसका पोजीशन वेक्टर ए लिखा था। मैं आपको कह देता हूँ कि चलिए ये पॉइंट हमारा कितना है, x1 y1 z1। अब इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया होगा, जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर सपोज हमारा है b इज इक्वल टू सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, या a1 b1 c1 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आर्बिट्रेरी पॉइंट जब इस पे लेना पड़ेगा तो हम लोग कैसे लेंगे, एक्स वाई जेड ले लेंगे। मतलब वहां पे जो हम लोग ने लिखा था आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी, अब यहाँ पे सभी चीजों को अगर हम लोग फिर से लिखें एक बार तो कार्टेशियन फॉर्म आएगा। देखिए कैसे आएगा, आर को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, एक पॉइंट जो मुझे पता जो वहां पे हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर ए, वो पॉइंट अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या ले रहा हूँ, x1 y1 z1 ले रहा हूँ। तो वेक्टर ए को कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए को लिखने का तरीका होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, और वेक्टर बी को तो वहां पे मैंने वेक्टर बी को मैंने क्या सपोज कर लिया, वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी वैल्यू में अगर इस इक्वेशन में रखूं, ये इक्वेशन हमारा कैसा है, आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है। ठीक है ना, तो आर माइनस ए कितना मिलेगा हमको, आर माइनस ए, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस कितना मिल जाएगा, वाई माइनस y1 जे कैप प्लस जेड माइनस जेड1 के कैप आ जाएगा, जेड माइनस जेड1 के कैप आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम लैम्डा बी की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा ए आई कैप प्लस कितना आ जाएगा, लैम्डा बी जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा, लैम्डा सी के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए लेफ्ट में जो है एक वेक्टर लिखा हुआ है, राइट में हमारे पास एक और वेक्टर लिखा हुआ है, और ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है। दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब आई जे के कंपोनेंट दोनों साइड में क्या हो, सेम हो। तो यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी और z माइनस z1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लैम्डा सी मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए a को नीचे ले लें तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो अगर हम इसको जो है सबको मिलाएं आपस में, इसको कनेक्ट करें आपस में, देखिए राइट हैंड साइड में लैम्डा ही है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें भी आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम लोग कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी।
ठीक है ना, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया, किस फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सिंबल्स का मतलब, अगर लाइन ऐसे दिया होगा तो सिंबल्स क्या क्या है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे ये x1 y1 लाइन को हमेशा आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 और z का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। जब वो इस तरीके से है तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 की तरीके से लिखा गया है, तो जो ये x1 y1 z1 होगा, ये वो पॉइंट होगा जिससे लाइन क्या होती है, पास होती है। x1 y1 z1 क्या होगा, वो पॉइंट होगा जिससे लाइन क्या होती है, पास होती है। और ये जो नीचे ए बी सी लिखा गया है, ए बी सी, ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके जिसके पैरेलल ये लाइन है। या आप दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं, इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हम लोग ले सकते हैं कितने, ए बी सी। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी सी। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इसको पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है। इसके बिना थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ए बी सी को आप जरूर देख लीजिए। अब देखिए पिछले लेक्चर में ये भी हम लोगों ने सीखा था कि जैसा अगर ए बी सी अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ये हमारा क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सभी जगहों पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में नीचे जो है चूंकि रेशियो में लिखा गया ना, तो नीचे अगर सभी जगह हम डिवाइड कर दें, तीनों साइड में डिवाइड कर दें कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएगा। मतलब इसी लाइन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो इस तरीके से भी लाइन के इक्वेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां पे x1 y1 z1 क्या है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिससे लाइन पास होती है, एल एम एन क्या है, एल एम एन हमारे उस लाइन के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग उस पर देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन हमारा ये, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 कामा 2 कामा -4 एंड विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एक फिगर बनाना चाहूँ तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है। इस पे एक पॉइंट मुझे पता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 5 कामा 2 कामा -4, ठीक है। और इसके ये किसके पैरेलल है, ये इस वेक्टर के पैरेलल है। इस वेक्टर का इक्वेशन क्या दिया गया है, 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना तो इसको आसान है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ये दिया ही है। देखिए पिछले फिगर में जैसे हम लोगों ने इसको दो दो तरीके से लिखा था, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा था, इस पॉइंट का ए लिखा था। और अगर कार्टेशियन में बात करते इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या लिखा था, x1 y1 z1 लिखा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म इसका लिखना चाहें तो इस जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेते हैं, ए लेते हैं। और उसके लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट कितना दिया, 5 कामा 2 कामा -4, तो उसको हम लोग आई जी के लगा के लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये वेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे फिगर में, आप याद करिए, वेक्टर बी बोलते थे, ठीक है ना। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है, वेक्टर बी हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना, 8k कैप, ठीक। और हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखा था, इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था वेक्टर फॉर्म में लाइन के, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा था, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को रख दें तो r इज इक्वल टू ए हमारा कितना हो गया, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 माइनस 4k कैप, ठीक है ना। ये हमारा ए हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स बी हमारा कितना हो गया, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप, माइनस 8k कैप, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब इन्होंने इसी को कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछा है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वेक्टर फॉर्म में निकालिए और किस फॉर्म में निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे करते थे, याद करिए, उस फिगर को याद करिए। तो उसमें हम लोग कहते थे कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इस पे एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, और ये जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर को हम लोग क्या लिखते थे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना। और लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है।
तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो x1 y1 z1 तो आपको पता लग गया होगा, 5 2 -4, तो यहाँ पे रख देते हैं x -5, फिर यहाँ पे y -2 और यहाँ पे z +4, तो ये तो आ गया। अब बात ये आ गई कि ए बी सी कहाँ से मिलेगा। तो अब ध्यान से देखिए, जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होती थी उसमें जो आई जी के कोफिशिएंट होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, ए बी सी। दूसरे शब्दों में कहें तो वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज कितने होते थे, ए बी सी। तीसरे शब्दों में कहें तो लाइन एल के भी डायरेक्शन रेशियोज कितने होते थे, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी कितना है, देखिए यहाँ पे 3 2 और -8 है, तो यहाँ पे लग देंगे 3 2 और -8, ये उस लाइन का क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points, equation of a line passing through two given points, passing through two given points। ठीक है ना, अब हम लोग लाइन का इक्वेशन दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला फॉर्म तो ये था, उस पर एक पॉइंट दी हुई थी और उस लाइन के लिए डायरेक्शन बताया गया था। अब हमें दो पॉइंट पता है इस लाइन पे। चलिए मैं एक फिगर बना देता हूँ। सपोज ये पॉइंट हमको पता है, पॉइंट ए है हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है ना। और पॉइंट बी हमारे पास, सपोज इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट ए, और इसको हम लोग लिख देते हैं पॉइंट बी। सपोज पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है ना, x2 y2 z2, और इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। अब देखिए, जब भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोग जरूर ले लेते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, उसी में रिलेशन जो हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, उससे जो इक्वेशन निकल के आती है, या जो जो वो रिलेशन जो स्टेब्लिश होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं पे मैं अपने मन से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले रहा हूँ, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी बातें तो हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में लिखे। अगर इसी को वेक्टर में लिखना हो तो पहला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया होगा, क्या, वेक्टर ए। दूसरा जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया होगा, बी दिया होगा। और जो हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग हमेशा किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर इसको जोड़ दूं, ठीक है ना, अगर हम लोग इसको ओरिजिन से जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे पी को हम लोग अलग बना यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अगर यहाँ से ओरिजिन से ऐसे जोड़ दूं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर दिया, तो ओ ए वेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओपी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, मैं इस बात को यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ओ ए वेक्टर हमारा कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर ओपी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, आर। पोजीशन वेक्टर है ये सब। पोजीशन वेक्टर का मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करवा लीजिए, तो जो वेक्टर बनता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर कितना हो गया, हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बात ये कह सकते हैं कि हमारा जो एपी वेक्टर है, जो हमारा एपी वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, जो ये एपी वेक्टर है वो ए बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। एपी वेक्टर ए बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का स्केलर टाइम होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए एपी को क्या लिखा जा सकता है, एपी को हम लोग लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओपी का मतलब कितना हो, ओपी माइनस ओ ए का मतलब कितना हो गया, आर माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ओ बी माइनस ओ ए कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा r इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाता है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, कौन सी लाइन का इक्वेशन, जिसपे जो है दो पॉइंट आपको पता होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो आर क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ए क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और बी हमारा क्या है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, लैम्डा कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। इसी को हम लोग किसमें लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे थे, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है ना, इसी को हम लोग बदलेंगे किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर को क्या लिखा जाता है, आर क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप
प्लस क्या लिखते हैं वाई जे कैप और प्लस क्या लिखते हैं जेड के कैप लिखते हैं। उस पर 2 पॉइंट पता थे, दो पॉइंट क्या थे लाइन पे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, है ना। उस पर 2 पॉइंट क्या क्या थे, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट उस पर क्या था, x2 y2 z2 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए उसको लिख सकते हैं, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा गया, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। और वेक्टर v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है ना, प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यूज को रखें, इसको मैं पहले इस तरीके से लिख लेता हूँ, r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस ए, इसमें मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूँ। तो r माइनस ए का मतलब इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप, ठीक है ना। और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, मतलब बी में से हमको ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए का मतलब कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके आई जे के कंपोनेंट्स जो होते हैं दोनों साइड में वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y2 माइनस वाई वन, ठीक है। और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स z2 माइनस जेड वन, ठीक। इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से रिलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, ये भी लैम्डा आ जाएगा, इसलिए आपस में इसको इक्वल कर सकते हैं। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, और सभी किसके बराबर आ जाएंगे, लैम्डा के बराबर आ जाएंगे। मैं उस लैम्डा को यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। देखिए ये क्या आ गया, उस लाइन का इक्वेशन आ गया, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। तो सिर्फ आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और लाइन का इक्वेशन आपको निकालना रहेगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है और उस पर 2 पॉइंट आपको पता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कितना है, -1, 0, 2, और जो इस पर दूसरा पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, 3, 4, 6, 3, 4, 6। इस लाइन का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो जहां पे पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए होता है, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वेक्टर ए मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस आई कैप प्लस 0 j कैप और प्लस 2 k कैप, ठीक। और जो वेक्टर बी हमको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, r इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए कितना है, माइनस आई प्लस 2 k और प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3i प्लस आई कितना हो जाएगा, 4i, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 4i प्लस 4j प्लस 4k, 4i प्लस 4j प्लस 4k, है ना। यहाँ पे हम लोग बी माइनस ए आसानी से निकाल सकते हैं। बी माइनस ए कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया, किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। अब हम लोग को किस फॉर्म में निकालना, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, ठीक है ना। ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए x1 y1 z1 पहले पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, x2 y2 z2 बोलते हैं, ठीक। ये वैल्यू सब रख देते हैं यहाँ पे। x माइनस एक्स वन का मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन का मतलब कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, 0 अपॉन y2 माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन कितना हो जाएगा, 2 अपॉन z2 माइनस जेड वन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस वन
अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 4। ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतनी बातें रखते हैं। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो है लाइन के इक्वेशन में अभी बहुत सारी कंडीशंस हैं। दो लाइन के बीच का एंगल वगैरह निकालना है, स्क्यू लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग आगामी आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें क्रमशः एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो जो है उससे जो है क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।